सभी लोगों को गुड इवनिंग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स का चैप्टर 6। चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया था पूरी तरह से। आपको पता है कि मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे थे और चैप्टर 6 जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया था। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां से देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपको पता है कि चैप्टर जैसे ही खत्म होता है हम लोग क्या करते हैं, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हम मॉडल सेट देते हैं। तो चलिए इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करना हम लोग शुरू करते हैं। देखिए ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पहले छोटा छोटा सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया है, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का, पहले एकदम आसान आसान सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया गया जिसका आंसर सामने सामने होता है। कुछ ऐसे भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं जिसका आंसर सामने सामने ना होता है, कुछ डिफिकल्ट लेवल का होता है। लेकिन पहले देखिए इसी में है, मुगल वंश में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो कि कुछ डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। तो वो थोड़ा आगे हम बताएंगे, लेकिन पहले सबसे छोटा छोटा जो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी आसान वाला जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो उसको पहले समझ लेते हैं। और देखिए आप इसको अंत तक देखते रहिएगा। बहुत सारे बच्चे बीच में स्किप करके चले जाते हैं, तो इसको आप अंत तक देखिए, अंत तक देखते रहिएगा। पूरा क्वेश्चन का आंसर हम अभी याद करवा देंगे। और एक बात, ये जो मॉडल सेट में जो हम क्वेश्चन देते हैं सब कहाँ का क्वेश्चन रहता है, यही सब क्वेश्चन रहता है और आप लोग लिख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि स्किप कर करके देखते हैं, इसका नोट्स नहीं बनाते हैं। तो कैसे आप लोग लिख पाएंगे बताइए? इसका नोट्स बनाइए। कब नोट्स बनाइए? पहले एक बार समझ लीजिए और दोबारा देखकर इसको क्या बनाइए, नोट एकदम बढ़िया से याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोगों का क्वेश्चन है कि भारत पर मुगलों के आक्रमणों का स्वरूप की विवेचना करें। भारत पर मुगलों के आक्रमणों के स्वरूप की विवेचना करें। या ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि भारत पर बाबर के आक्रमणों एवं युद्धों की विवेचना करें। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा ये हम लोग देखना शुरू करते हैं और अभी इसको याद कर लेंगे। बस आप ध्यान से इसको क्या कीजिएगा, देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट होता है, उसके बाद बॉडी पार्ट होता है, उसके बाद कंक्लूजन होता है। इंट्रोडक्शन, बॉडी, उसके बाद कंक्लूजन, तीन को होता है। यानी कि शुरू में भूमिका होता है, ये बीच वाला मध्य भाग होता है और अंतिम में क्या होता है, निष्कर्ष होता है। तो चलिए ये हम इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन ऐसा लिखना चाहिए ना, ऐसा इंट्रोडक्शन बनाना चाहिए एकदम मतलब एकदम बहुत बढ़िया। जैसे ये शुरू में किसी भी फिल्म का जब ट्रेलर हम देखते हैं तो कितना मस्त लगता है, एकदम फिल्म इतना मस्त लगता है कि मन करता है कि खराब भी कतरा भी फिल्म रहता है, उसका ट्रेलर इतना जबरदस्त बनाता है कि लगता है कि आज ही उस फिल्म को देख ले। क्योंकि पता है कि रिलीज 1 महीना बाद होगा वो फिल्म, लेकिन मन करता है कि आज ही वो फिल्म देख ले, चाहे कचरा भी फिल्म का है ना हो। ऐसे दिखाता है कि एकदम बहुत मस्त फिल्म है। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग को करना है। हम लोग को कचरा ये नहीं है, बहुत बढ़िया है ये फिल्म तो है नहीं। हम लोग को शुरू में भी ऐसे ही दिखाना है, एकदम बहुत बढ़िया है। शुरू में क्या दिखाना है कि बहुत बढ़िया है। तो चलिए वही शुरू किया जाता है। कैसे लिखना शुरू करेंगे? मुगल वंश के बारे में, मुगल वंश के बारे में सबसे पहले लिखेंगे। मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। जो मुगल वंश के संस्थापक बाबर को माना जाता है। किसको माना जाता है? बाबर। मुगल वंश के संस्थापक पहले लिखेंगे क्या? बाबर को माना जाता है। अब देखिए इसमें बाबर को आप अंडरलाइन करेंगे, ध्यान रखिएगा। बाबर को क्या करेंगे? अंडरलाइन, ताकि एग्जामिनर को पता चलेगा बाबर के बारे में ही लिखेंगे, किसी और के बारे में नहीं। जिसका जन्म फरगना में हुआ था, हम बताए ही थे। जिसका जन्म कहाँ हुआ था? फरगना। इसका वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद था। यह सबसे पहले फरगना का राजा बना। या यहाँ पर और कुछ ऐड कर सकते हैं क्या? बाबर का तुर्की भाषा में शाब्दिक अर्थ बाघ होता है। ये भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं थोड़ा बड़ा करने के लिए। बाबर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बाघ। और एक बात यहाँ पर हम ये लिखवाते जाएंगे और आप कॉपी पर अभी लिखते जाएंगे, ध्यान रखिएगा। या तो एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद दोबारा कॉपी पर लिखिए, नहीं तो यहाँ अभी भी कॉपी पर लिखते हुए चल सकते हैं। लेकिन आपको ये समझते हुए चलना है, ध्यान रखिएगा। ये समझते हुए अभी याद कर लेना है और इसका नोट्स जरूर बनाइएगा। तो जहीरुद्दीन मोहम्मद था। बाबर का शाब्दिक अर्थ तुर्की भाषा में बाघ होता है। यह सबसे पहले फरगना का राजा बना। सबसे पहले कहाँ का राजा बना? फरगना। उसके बाद काबुल, गजनी तथा अन्य क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उन्हें जीत भी लिया। यहाँ पर क्या लिखेंगे? और उन्हें जीत भी लिया। इतना लिख लिए। देखिए बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सिर्फ क्वेश्चन देते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन है बनाइए, लेकिन हम क्या करते हैं आपको पता है? हम क्या करते हैं पूरा क्वेश्चन ये भी बताते हैं कि लिखा कैसे जाएगा। देखिए ऐसे लिखा जाता है क्वेश्चन। शुरू में जो होता है वो इंट्रोडक्शन, बीच में बॉडी पार्ट और अंत में कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। अब बीच में वाला बॉडी पार्ट कैसे लिखेंगे? देखिए भारत पर आक्रमण के स्वरूप के बारे में लिखना है। ठीक है, यही लिखना है ना, तो लिखेंगे भारत पर आक्रमण का स्वरूप, अंडरलाइन डैश करेंगे। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे जिस समय
काबुल और कंधार वाले क्षेत्र में बाबर अपना शासन चला रहा था, उस समय दिल्ली में लोदी वंश का शासन था जिसका राजा इब्राहिम लोदी था। बाबर को क्या लिखेंगे, ये सब लिखते जाना है, इसी में सब लिखते जाना है आपको। किस में लिखना है, पैराग्राफ में सब लिखते जाना है, ऐसे पैराग्राफ में ऐसे लिखते जाना है, ऐसे लिखते जाना पैराग्राफ में, इसमें यानी सीधा सीधा। अब उसके बाद लिखेंगे बाबर को भारत में आने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, भारत आने में उसको कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उसके देखिए एक मिनट लिखना नहीं है, समझिए एक बात, उसको भारत पर नजर नहीं था, लेकिन नजर किसने बनाया, देखिए कौन ये है जो इनविटेशन देगा इसको बाबर को आने के लिए, बाबर को आने के लिए इनविटेशन देगा, आ जाओ भारत में लूट कर जाओ यहाँ से। देखिए कौन कौन इनविटेशन देगा भारत में आने के लिए। शुरू से बाबर भारत की तरफ बाबर की नजर नहीं थी, लेकिन इब्राहिम लोदी के दरबार में ही कुछ लोग इब्राहिम लोदी को उसके पद से हटाना चाहते थे, और उसके पड़ोसी राज्य के राजा भी इब्राहिम लोदी को हटाना चाहते थे, लेकिन उससे विजयी करके इब्राहिम लोदी से लड़कर उसको नहीं हटाया जा सकता। इसीलिए उन्होंने बाबर को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसमें प्रमुख थे इब्राहिम लोदी के दरबार में रहने वाले दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। क्या लिखेंगे, दौलत खां लोदी और आलम खां लोदी। प्रमुख कौन थे, प्रमुख दौलत खां लोदी, दौलत खां लोदी ना लिखिएगा तो भी ठीक है, दौलत खां लिख लीजिए, और ये दौलत खां लिख लीजिए, और उसके बाद लिखिए आलम खां, दौलत खां और आलम खां, जिसमें प्रमुख कौन थे, दौलत खां और आलम तथा इब्राहिम लोदी के पड़ोसी राज्य के राजा राणा सांगा ने भी बाबर को भारत में आने का निमंत्रण दिया था। अब समझिए, निमंत्रण दिया गया था भारत में आने के लिए कि आइए मार करके जाइए, यहाँ से मार करके, किसको मार कर, इब्राहिम लोदी को मार के लूट के जाइए यहाँ से। किसको निमंत्रण दिया गया था, ये बाबर को, ठीक है, बाबर को निमंत्रण दिया गया था, इतना लिख लिया ना। उसके बाद बाबर भी एक रहने का अस्थाई जगह ढूंढ रहा था, इधर तो था, लेकिन पहले भी उस समय जब पढ़ाए होंगे उस समय आपको समझाए थे कि बाबर को इस क्षेत्र में रहने का अस्थाई जगह नहीं मिल रहा था। अगर काबुल पर आक्रमण करके काबुल को जीत रहा था तो पता चला गजनी हाथ से निकल गया, गजनी में जा रहा था, युद्ध कर रहा था, तो पता चला काबुल हाथ से निकल गया, या ऐसे ही निकलता रहा था। और एक बात, भारत का मैप भी बना लीजिएगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, भारत का मैप क्या कर लेना है, बना लेना है बढ़िया से। भारत का मैप यहाँ पर दर्शा देना है दिल्ली, ये इधर काबुल, यहाँ पर दर्शा देना है क्या, काबुल यहाँ पर लिख देना है दिल्ली, ये सब लिख देना ताकि एग्जामिनर को लगे, साइड में ये सब लिख देना ताकि एग्जामिनर को ये लगे कि लड़का कुछ जानता है। ये मैप बनाने से सबसे बड़ा होता है जगह आपका भर जाएगा, और दूसरा बात एग्जामिनर को सीधा सीधा नजर यहीं पर पड़ता है, जिसमें प्रमुख हो गया, हाँ, उसको निमंत्रण दिया गया था। और बाबर भी अपना जगह ढूंढ रहा था, लिखिए बाबर भी अपना जगह ढूंढ रहा था। कहां पर जगह ढूंढ रहा था, एक अस्थाई जगह ढूंढ रहा था, जिसके कारण राणा सांगा, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी के निमंत्रण पर बाबर कई क्षेत्रों को जीतते हुए भारत में प्रवेश कर गया, यानी कि मुगलों की सेना भारत में प्रवेश कर गई। उसके बाद दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से पहली बार बाबर का सामना पानीपत के युद्ध में हुआ, और यहां पर आने के बाद बाबर को मदद का भरोसा राणा सांगा, आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने दिया था कि हम आपकी मदद करेंगे, जिसके कारण बाबर भारत आया था। ठीक है, बाबर भारत आया था। उसके बाद यहां पर अब लिखेंगे पानीपत का प्रथम युद्ध। क्या लिखेंगे, पानीपत का प्रथम युद्ध। अब यहां पर से लिखना चालू करेंगे। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत के मैदान में लड़ा गया, जिसमें एक तरफ इब्राहिम लोदी की सेना और दूसरी तरफ बाबर की सेना खड़ी थी, जिसकी मदद करने के लिए, बाबर की सेना की मदद करने के लिए राणा सांगा तैयार थे। और बाबर ने अपनी सेना में बारूद और तोप भी शामिल किया था, जबकि ये इब्राहिम लोदी की सेना में ये सब की गैर मौजूदगी थी, यानी कि ये तोप और बारूद इनकी सेना में नहीं था, ये इब्राहिम लोदी की सेना में। अब यहां पर लिखेंगे दोनों के बीच में पानीपत के युद्ध में भीषण युद्ध हुआ,
जिसका परिणाम ये हुआ कि बाबर के यहाँ पर विजयी हुई। बाबर के विजयी होने का कई कारण है, जिसमें प्रमुख है कि बाबर ने तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। तुगलमा नीति और उस्मानिया पद्धति का प्रयोग किया था, जिसके कारण बाबर ये युद्ध सफलतापूर्वक जीत गया। और इसमें बाबर के तरफ से तोप चलाने वाले बेहतरीन लोग थे। जिसके कारण बाबर कुछ ही समय में ये युद्ध जीत गया। और इस युद्ध में बाबर की पूर्णतः जीत हो गई। ठीक है, इतना लिख लिए, बाबर की पूर्णतः जीत हो गई। जिसके बाद बाबर ने भारत में रहने का मन बनाने लगा, यानी कि भारत में रहने का निर्णय कर लिया। जब ये बात इसमें लिखना है, जब ये बात राणा सांगा को पता चला तो राणा सांगा ने कहा कि अब आपको हमारे साथ युद्ध करना होगा, बाबर को। क्योंकि राणा सांगा को ये भरोसा था कि बाबर यहां से युद्ध करके इब्राहिम लोदी को हराकर और बाकी लुटेरों की तरह लूट कर निकल जाएगा। लेकिन बाबर अपना अस्थायी जगह ढूंढ रहा था रहने के लिए, और भारत सबसे उसका अस्थायी जगह मिल गया रहने के लिए, जिसके कारण बाबर भारत में रहने का निर्णय किया। और जिसका परिणाम ये हुआ कि खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच लड़ा गया। अब खानवा का युद्ध लिखकर अंडरलाइन है, ये 1526 में हुआ था। ये कब हुआ? 1527 में। अब लिखेंगे खानवा का युद्ध 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें राणा सांगा की हार हुई। जिस तरह से बाबर ने इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए उस्मानिया पद्धति का प्रयोग किया और बेहतरीन तोप चलाने वालों का इस्तेमाल किया, उसी तरह से खानवा के युद्ध में भी बेहतरीन तोप चलाने वाले को इस्तेमाल किया। और ये युद्ध जीतने के लिए अपने सैनिकों को ये भरोसा दिलाया कि सैनिकों पर लगाया जाने वाला जो तमांग कर है वो बाबर उसको हटा देगा, जिसके कारण सैनिक और जोश से लड़े और राणा सांगा की यहाँ पर बुरी तरह से हार हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला लिखना है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में, ध्यान रखिएगा, 1528 में। अब यहाँ पर चंदेरी का युद्ध लिखना है, क्योंकि युद्ध और आक्रमण का स्वरूप ही दिखाना, और कुछ नहीं दिखाना है। ये देखिए, युद्ध में भुलाइएगा नहीं, बस ये नाम ध्यान रखिएगा, पानीपत, दूसरा खानवा, तीसरा चंदेरी और चौथा घाघरा। अब पानीपत के युद्ध में तो आपको पता है ये कौन कौन लड़ा था, इब्राहिम लोदी और ये बाबर लड़ा था। खानवा के युद्ध में कौन लड़ा था? राणा सांगा, क्योंकि बाबर ने कह दिया था कि आप अब हम यहीं पर रहेंगे, तो राणा सांगा अब लगा कि अब राणा सांगा को हमको युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि राणा सांगा ने क्यों बुलाया था बाबर को? बुलाया था कि यहाँ से लूट उठ के चले जाएंगे, बस राणा सांगा शासन करेंगे दिल्ली पर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब चंदेरी का युद्ध क्यों हुआ? चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। देखिए, मेदिनी राय कौन था? ये खानवा के युद्ध में राणा सांगा का मदद किया था, तो बाबर पहचान लिया था उस समय, अच्छा यही है जो राणा सांगा का मदद कर रहा है, तुम्हारा भी फाइल निपटाएंगे हम। चंदेरी युद्ध में किसका फाइल निपटा दिया? ये चंदेरी वाला युद्ध में ये मेदिनी राय का। तो यहाँ पर लिखेंगे 1528 में चंदेरी का युद्ध मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ, जिसमें मेदिनी राय को बुरी तरह से हार हो गई और बाबर इस युद्ध को जीत गया। और लगातार कई युद्धों को जीतने के कारण बाबर की प्रभुत्व भारत में बढ़ने लगी और यहाँ पर बाबर अस्थायी रहने का निर्णय कर लिया और दिल्ली का शासक बाबर बन गया। तो उसी समय बना पानीपत युद्ध के बाद। उसके बाद घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध हुआ कब? 1529 में। कब? 1529। घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगान शासकों के बीच हुआ, जो उत्तर प्रदेश और बिहार वाले क्षेत्रों में रहते थे। इसमें पुनः बाबर की जीत हुई और अफगान शासकों की हार हो गई। बाबर की जीत हुई और अफगान शासकों की क्या हो गई? हार हो गई। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे, अब यहाँ पर घाघरा का युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर से लिखना शुरू करेंगे। इस बात से यह निर्णय होता है कि मुगलों की जो स्थापना है वो एक बेहतरीन ढंग से उसकी स्थापना हुई। भारत में मुगलों की स्थापना हुई और मुगलों का वर्चस्व बढ़ने लगा। मुगल कौन थे? वही बाबर ना। यहाँ पर लिखेंगे मुगलों का वर्चस्व बढ़ने लगा और अस्थायी रूप से अब ये शासन करने लगे, जिसके दौरान 1530 में बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई।
बाबर की आगरा में मृत्यु हो गई। और उसके बाद बाबर के आगरा में मृत्यु होने के बाद, बाबर के आगरा में मृत्यु हुई थी और उसको आराम बाग में दफनाया गया। कहां पर दफनाया गया था? आराम बाग में उसको दफनाया गया। बाद में उसको काबुल हस्तांतरित कर दिया गया। बाद में उसके कब्र को काबुल क्या कर दिया गया? हस्तांतरित कर दिया, जहां पर उसका मकबरा बनवाया गया। शुरू में वहीं पर था, आराम बाग में, आगरा में था, इसका ये दफनाया गया था बाबर को। बाद में उसको क्या किया गया? वो काबुल हस्तांतरित कर दिया गया। और उसके बाद यहाँ पर नीचे लिखेंगे, इस तरह से मुगलों को आमंत्रण दिया गया भारत में युद्ध करने के लिए, लेकिन ये नहीं सोचा गया था कि मुगल यहाँ पर अस्थायी रूप से रहने लगेंगे और मुगलों की एक बड़ी सेना हो जाएगी और बहुत बड़े क्षेत्रों पर कब्जा कर लेंगे। जिसके बाद बाबर के बाद इसके वंशजों में कई योग्य शासक हुए और मुगलों की सेना के विस्तार होता गया। और इनके आक्रमण और युद्ध के कारण मुगलों का क्षेत्र बहुत बढ़ने लगा। मुगलों का क्षेत्र क्या हुआ? बढ़ने लगा। लेकिन बाबर मात्र 4 साल ही भारत पर शासन कर पाया। कब से कब तक? 26 में शासक बना, 30 में इसकी मृत्यु ही हो गई। शासन कर पाया। ये हो गया पूरी तरह से खत्म। ये इस क्वेश्चन का आंसर पूरी तरह से खत्म हो गया। हम लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसका नोट भी बनाए होंगे और बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमें लगता है समझ में आ गया होगा।